is inertia of direction. ठीक है, the tendency of the body to oppose any change in its direction of motion, कि motion की डायरेक्शन में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करना, वो क्या होगा आपका inertia of direction. ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कोई भी फास्ट मूविंग बस है, नेगोशिएट इन अ कर्व, कभी भी हम कर्व वाले रोड पे चलते हैं, आपको पता है हम हमेशा क्या करते हैं, सेंटर ऑफ द कर्व के लिए फॉल करना शुरू करते हैं, है ना, बस में तभी हम पकड़ के रखते हैं अपने आप को. तो ये वही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि व्हेन अ फास्ट मूविंग बस नेगोशिएट अ कर्व ऑन द रोड, पैसेंजर फॉल टूवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड, कि पैसेंजर आपके सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड के सेंटर में फॉल करते हैं. तो एक्चुअली जो इनर्शिया है वो क्या है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. ठीक है, इनर्शिया आपके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ द बॉडी के डायरेक्टली, मास ऑफ द बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नाउ नेक्स्ट इज मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है आपको सबको पता है, द क्वांटिटी ऑफ द मोशन, ठीक है, पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी. या फिर हम सिंपली कह सकते हैं मोमेंटम इज नथिंग, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो इसमें हम मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, एंड पी इज इक्वल्स टू एम वी. क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम. या मास का, अगर इसका हमने मोमेंटम का यूनिट निकालना हो, मास का हमारा किलोग्राम आ गया और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड आ गया. तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम. नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, कि टाइम के हिसाब से जितना चेंज आता है मोमेंटम ऑफ द बॉडी में, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. बॉडी के ऊपर जो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने डिराइव करना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने लिखना है कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m. ठीक है, m है आपके पास, बॉडी ऑफ मास m है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. ठीक है, इसमें एक फोर्स हमने अप्लाई किया है. और फिर उसके बाद स्टार्टिंग में जब इसके पास क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो इसका टाइम है वो 0 है, और बाद में जो इसका टाइम हुआ है वो t टाइम में मूवी के पास जो क्या कहते हैं कि वेलोसिटी है वो v है. ठीक है, और फोर्स f है. ठीक है, तो क्या लिखना है आपने, सबसे पहले कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड लेट अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. ठीक है, फॉर द टाइम t, सो दैट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितना हो गया, t. वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t इज v. ठीक है, तो ऐसा है. सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी. सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल्स टू एम यू, फिर फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी दैट इज एम वी. ठीक है, फिर उसके बाद नाउ चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जैसे हम लिखते थे चेंज इन एक्सेलरेशन इज क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो वैसे ये भी क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो एम वी माइनस एम यू, विच इज यहाँ से एम और एम कॉमन ले लिया, आप आ गया एम वी माइनस यू. उसके बाद टाइम टेकन टू चेंज दिस मोमेंटम, इस मोमेंटम को चेंज करने के लिए कितना टाइम लगा है, टी. ठीक है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इनिशियल क्या था 0, फाइनल क्या था टी. सो टी माइनस 0 इज इक्वल्स टू टी. नेक्स्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम टू द टाइम टेकन, कि जितना चेंज आ गया चेंज इन मोमेंटम टू द टाइम टेकन. तो चेंज इन मोमेंटम कितना है हमारे पास, कितना है चेंज इन मोमेंटम, दैट इज दिस एम वी माइनस यू अपॉन टी. दिस इज, ये क्या है हमारा चेंज इन मोमेंटम है. दिस इज एम वी माइनस यू, चेंज इन मोमेंटम, और इसको टाइम टेकन कितना है टी. तो इस चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहेंगे, डी पी अपॉन डी टी. ठीक है, पी मतलब मोमेंटम और टाइम मतलब, जब हम किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसके आगे हम डी डाल देते हैं. ठीक है, तो डी पी अपॉन डी टी हमारे पास ये आ गया चेंज इन मोमेंटम. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस चेंज इन मोमेंटम इज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम कितना है यहाँ पे, एम वी माइनस यू अपॉन टी. तो ये एम वी माइनस यू अपॉन टी, दिस इज, ये क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम है. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है. ठीक है, यहाँ से अगर मुझे a निकालना हो क्या करूँगी, इस u को इस साइड ले जाऊँगी, नेगेटिव हो जाएगा, या मल्टीप्लिकेशन में है ये इसके डिवीजन में आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू a. तो ये वाली जो क्वांटिटी है आपकी v माइनस यू अपॉन टी, दिस क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी आपकी किस में चेंज हो जाएगी, a में चेंज हो जाएगी. सो हैंस f इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, एम ए. तो यहाँ पे आपका आया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम ए, और यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटा दिया और यहाँ लिख दिया f इज इक्वल्स टू के एम ए, एंड k इज
क्या है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हेन k इज इक्वल्स टू 1, सो f इज इक्वल्स टू m a आपका आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की आपकी एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल, कि जब बॉल को कैच करता है तो हमेशा जो एक प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, वो अपने हाथों को थोड़ा पीछे करता है। ऐसा क्यों करता है? ठीक है, बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। आपको पता है ना, कोई भी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि मोमेंटम इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। बट जो ये चीज़ डिनोमिनेटर में t है ना, टाइम, दिस इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर टाइम। डिनोमिनेटर मतलब कि ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम है। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम के ये क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स आपका डिक्रीज होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स टाइम अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर टाइम कम होगा, टाइम डिक्रीज होगा, टाइम कम हो रहा है तो फोर्स आपका उतना ही इंक्रीज कर रहा है। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dp अपॉन dt। ठीक है, सो अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल, कि जब वो बॉल को कैच करता है तो अपने हैंड को थोड़ा सा क्या करता है? लोअर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इफ प्लेयर डज नॉट लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल द टाइम टू स्टॉप द बॉल इज वेरी स्मॉल। टाइम जो है, ठीक है, बॉल को स्टॉप करने के लिए वो बहुत ही कम होगा। सो एज अ लार्ज फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो हमें क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉल को रिड्यूस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्या देना पड़ेगा? उसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, वाइल अ प्लेयर लोअर इज हैंड, अगर वो अपने हैंड को थोड़ा पीछे करता है तो उसके किसको? बॉल के रेट के टाइम को चेंज होने के लिए उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से उसको चोट कम पहुँचेगी। लेकिन अगर वो अपने हैंड को पीछे नहीं करेगा तो डायरेक्टली उसका जो वेलोसिटी चेंज है ना, वो एक बहुत ही छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी चेंज होगा। एक छोटे से टाइम में वेलोसिटी चेंज बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से हाथों में दर्द होगी। लेकिन वो हाथ अगर पीछे करेगा तो टाइम रेट ज़्यादा लगेगा और वेलोसिटी चेंज, जो ज़्यादा वेलोसिटी चेंज है वो कम टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा उसको चेंज होने में। तो टाइम ज़्यादा, फोर्स कम, टाइम ज़्यादा, फोर्स कम, इसलिए चोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो इफ़ प्लेयर डज नॉट लोअर हिज हैंड, अगर वो अपने हैंड को नहीं करता है नीचे वाइल कैचिंग द बॉल, द टाइम टू स्टॉप द बॉल इज़ वेरी स्मॉल, तो टाइम उसके लिए बहुत कम लगेगा। ठीक है, सो एज टू लार्ज फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। सो व्हेन अ प्लेयर लोअर हिज हैंड, लेकिन जब वो अपने हाथों को पीछे करता है, द टाइम टू स्टॉप द बॉल इज इंक्रीज, टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, एज अ लेस फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द मोमेंटम, तो इसलिए मोमेंटम को चेंज करने के लिए क्या होगा? बहुत कम फोर्स अप्लाई होगा। समझ आ गया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ सीमेंट फ्लोर, ठीक है, गेट इंजर्ड बट अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ अ सैंड डू नॉट, कि जब हीप ऑफ सैंड में पर्सन गिरता है तो उससे ज़्यादा चोट नहीं आती, लेकिन सीमेंट के फ्लोर में गिरता है ज़्यादा चोट आती। क्यों? टाइम रेट, क्योंकि हीप क्या है? सैंड का हीप फ्लेक्सिबल होता है, उस पर जैसे गिर जाए तो उसमें जो बॉडी की जो वेलोसिटी में चेंज आना है ना, मोमेंटम में चेंज आना है ना, उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। चेंज इन मोमेंटम में ज़्यादा टाइम लगेगा तो फोर्स कम अप्लाई होगा, चोट कम आएगी। लेकिन सीमेंट फ्लोर तो हार्ड मटेरियल है ना, तो हार्ड मटेरियल में कोई भी गिरेगा तो उसमें टाइम रेट चेंज होने के लिए क्या लगेगा? टाइम को चेंज होने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम ज़्यादा, बहुत कम टाइम में उसका जो है मोमेंटम है वो चेंज होगा, और कम टाइम में मोमेंटम चेंज हो गया मतलब कि फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूज डैमेज टू मूविंग ट्रेन टेक प्लेस व्हेन सडनली कोलाइड विद स्टेशनरी ट्रेन। तो जब तो इस केस में आपका क्या होगा कि जैसे मूविंग ट्रेन है, वो जब स्टेशनरी ट्रेन से कोलाइड करेगा तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। वो यही है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मोमेंटम को चेंज होने के लिए। अगर मोमेंटम चेंज होने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या होगा कि ह्यूज डैमेज होगा, क्योंकि टाइम रेट चेंज नहीं होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपको यही चीज़ है कि टाइम को, अगर मतलब मोमेंटम को चेंज होने के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा तो फोर्स कम अप्लाई होगा। ठीक है, मोमेंटम को चेंज होने के लिए टाइम अगर ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपका फोर्स कम अप्लाई होगा, है ना। तो ये चीज़ है।